अस्सलाम वालेकुम सामने हाजिर खिदमत है बेली राजपूतां की मलका निमर अहमद का नावल की अगली किस्त। ना हम महकूम हैं और ना आप हाकिम हैं, आप गासिब हैं, चोर हैं और अहद शिकन हैं। आपने हमारे हिंद को लूटा है, हमारा माल, हमारी इज़्ज़तें, हमारा तख्त ताज लूटा है। हम सिर्फ आपसे दौलत वापस ले रहे हैं, इज़्ज़त और सल्तनत का हिसाब फिर कभी कर लेंगे। जेवर उतार के हमारे हवाले कर दें मंसब। उसने बंदूक फिर ऊंची की, मुँह पर घाटा बांधे महज उसकी आंखें वाज़े की, छोटी छोटी अहले फरंग के लिए नफरत से लबरेज आंखें। चौथा घुड़सवार खामोशी से सारा तमाशा देख रहा था। मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे भीख देने की आदत नहीं है, ना लूटे जाना पसंद है। आलतन वो गर्दन के चित की हार पर उंगली फेरने लगी। फरामोश कर दो कि तुम मुझसे मेरा जेवर उतरवाना तो क्या, इस बग्गी के करीब एक कदम भी फटक सकते हो। अब के उसके लहजे में हकारत दर आई थी। हम ये दोनों काम कर सकते हैं, गोली भी चला सकते हैं। फजूल। उस देवी जैसी हुस्न तमकनत तकने वाली लड़की ने तमस्ताना अंदाज में सर झटका। खुशफहमियाँ इंसान को बहुत ज़लील करवाती हैं। कहते कहते उसने यूं बालों को समेट कर एक कांधे से दूसरे कांधे पर डाल दिया जो उनके सामने था। इस अमल के दौरान जब वो भूरे सुनहरे बालों को समेटने और दूसरे शाने पर डाल रही थी, रोशनी में और चांद की रोशनी में एक ख़ास जाविये से उसके बालों में लटकी मोतियों की लड़ी इस तरह चमकी कि एक लम्हे के लिए तो उन सबकी आंखें चुंधिया गईं। उसके बाल कमर तक गिरते थे, मगर मोतियों की लड़ी कांधे तक और कोहनी के वस्त में ख़त्म हो जाती थी। हम खुश फहम नहीं हैं मंसा, मगर आप हमें मजबूर कर रही हैं कि हम आपके साथ ज़बरदस्ती करें। बंदूक बर्दार जैसे जब्त होकर आगे बढ़ा। रामनाथ ने घबरा कर सामने आना चाहा, मगर बंदूक की नाल ने उसके कदम रोक दिए। इससे पहले कि वो राहजन बग्गी तक पहुँचते, बेली के जंगल में भारी आवाज़ हुई। नादिर। सबने यहाँ तक कि रामनाथ और बग्गी में लड़की ने भी चौंक कर राहजनों के हुक्म में देखा। यहाँ वो घुड़सवार अपने साथी से मुखातिब था। क्या? बंदूक बर्दार, जिसका नाम गालिबन नादिर था, हैरत से पलटा। इन्हें जाने दो। नादिर को झटका लगा। मगर मैंने कहा ना, इन्हें जाने दो। उसकी आवाज़ अब धीमी हो गई थी, मगर जंगल के सन्नाटे में महसूस किया जा सकता था कि उसमें दबाव भी है, गुस्सा भी। कैसे जाने दूँ? जेवर देखा तुमने? नादिर तिलमिलाकर बुड़बुड़ाया। जंगल में खामोशी छा गई। फिर घुड़सवार और भी मदम बोला, इसे जाने दो नादिर, ये बेली राजपूतां की मलका है, इसे जाने दो। फिर वो रुका नहीं, घोड़े की लगाम खींची, उसको एड़ लगाई। सफ़ेद घोड़ा अपने सवार को पीठ पर लादे दौड़ता हुआ जंगल के बीच में दरख्तों में गुम हो गया। इन तीनों ने एक लम्हे के लिए एक दूसरे को देखा, फिर अगले ही पर अपने अपने घोड़े पर सवार होकर वो भी इसके पीछे दौड़ते हुए गायब हो गए। मगर जाते समय वो देख चुकी थी कि नादिर की छोटी छोटी आंखों में गुस्सा और नागवारी भरी हुई थी। रामनाथ ने गहरा सांस लिया, उसे देखा और जैसे किसी सोच में गुम धूल के गुबार को नीचे बैठता देख रही थी जो घोड़े के कदमों ने उड़ाया था। अगर इल्म ना होता कि आप फरंगी हैं तो वो हमें ना रोकते मालकर। निगाहें झुकाए रामनाथ ने अदब से उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया। वो कुछ सोचती दूर जंगल में देखती रही। रामनाथ। वो जो मुड़कर आगे जाकर नशिस्त संभालने को था, वो पुकार पर पलटा। जी मालकिन। ये लोग कौन थे? राजन थे मालकिन। उसने बेख्तियार निगाहें चुराई। बेशक, मगर थे कौन? मैं कुछ नहीं जानूँ मालकिन। कोचबान ने हाथ जोड़े। बेशक, मगर वो जो घोड़े पर था उसका क्या नाम था? वो अब भी पुरसुकून थी। मैं कुछ ना जानूँ जी। वो तलखी से मुस्कुराई। जाने दो रामनाथ, जैसे तुम्हें वाकई इल्म नहीं। और सुकून से पीछे होकर बैठ गई। वो सर झुकाए हाथ जोड़े वापस जाने लगा जब उसे अपने उक़ब से आवाज़ आई। मैं जानती हूँ कौन था रामनाथ। वो हैरत ज़दा होकर पलटा। अंधेरे में मदन चांदनी में भी उसका चेहरा देख सकता था, जिस पर वही तल्ख मुस्कुराहट थी। कौन था मालकिन? वो बदर गाजान था। मैं जानती हूँ। इस वाक़ये की खबर गांव में किसी को ना हो। अब गाड़ी चलाओ। मैं सुबह से कंवल हवेली पहुंचना चाहती हूँ। पर्दा आगे डाल दिया गया और दरवाज़ा अंदर से बंद हो लिया। रामनाथ हैरत छुपाता, सर हिलाकर हुक्म की तामील करता अपनी जगह पर वापस आ गया। बग्गी एक दफ़ा फिर खस्ता हाल सड़क पर दौड़ने लगी। फिर जब सड़क खत्म होकर कच्चा रास्ता शुरू हो गया, इसी लम्हे पू फटने लगी। सुबह की पहली किरणें बेली राजपूतां के खेतों पर गिरने लगी तो बग्गी में जुटे अरबी घोड़े भी फाटक पर के सामने रुक गए। वहाँ मजमा सा लगा था। कोचबान रामनाथ फुर्ती से नीचे उतरा, सूरज से सीढ़ी निकाली और दरवाजे पर लगाई और दरवाज़ा खोला। पर पर्दा अंदर से उसने खुद हटाया और पाँव बाहर निकालकर सीढ़ी पर रखा। उसकी जूती के सुनहरी फुकराज रोशनी में चमकने लगे थे। सफ़ेद हटको उसने सर पर रख लिया था। कोचबान अदब से पीछे हट गया।
وہ نزاکت سے زینے اترتی نیچے آئی جیسے پانی پہ چل رہی ہے، اور سامنے کھڑے دونوں افراد کو اپنی جانب دیکھتے پایا۔ ان میں سے ایک وردی میں ملبوس گاؤں کا انسپیکٹر تھا اور دوسرا سوٹڈ بوٹڈ ڈھلتی عمر کا پربئی مائل کمپنی بہادر کا کوئی افسر۔ فرنگی افسر نے اپنا ہیٹ اتار کر جھک کر گڈ مارننگ کہا۔ اس کی تیوری چڑھ گئی۔ سب انسپیکٹر نے بھانپ لیا، کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر صاحب بہادر شروع ہو چکے تھے۔ آپ یقیناً ہندوستان سے آئی ہیں، پہلی دفعہ آپ کو یہاں دیکھا ہے۔ میرا نام جان چارلس ہے، میں ضلع کا نیا ڈپٹی کلیکٹر ہوں۔ مجھے یہاں تعینات ہوئے آج تیسرا روز ہے۔ مایا راج یہ لیڈی، سب انسپیکٹر میں منایا، مگر جان کالس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مجھے بات کرنے دو تھانے دار، یہ مجمع کیوں لگایا تھا؟ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی میکسی کے پہلو سے اٹھائے بیزاری سے پوری۔ اس کا اشارہ ارد گرد حویلی کے پھاٹک پہ کھڑے لوگوں کے ہجوم کی طرف تھا۔ او مائی لیڈی، آپ اردو کتنی صاف بولتی ہیں۔ مجھے فارسی بھی آتی ہے مسٹر کارلس، مگر یہ مجمع یہاں کیوں لگا ہوا؟ کل راجپوتوں کی حویلی میں حادثہ ہو گیا تھا۔ حادثہ؟ کیسا حادثہ؟ وہ چونکی۔ آگ لگی تھی مہمان خانے میں۔ کوئی نقصان تو نہیں ہوا ڈی سی صاحب؟ اور تو نہیں، بس ٹھاکروں کا لڑکا موقع پر ہی چل بسا۔ کون ٹھاکر؟ رگھوناتھ کا بیٹا گوپال؟ نہیں، دوسرا لڑکا جو رگھوناتھ کا بھتیجا تھا، شیکھر۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹی، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ شیکھر مر گیا؟ جی وہی، ٹھاکر شیکھر راج۔ وہ مزید کچھ سنے بغیر تیزی سے پھاٹک پار کر اندر چلی گئی۔ جان کارلس گردن موڑ کے اسے دیکھنے لگا۔ یہ عورت کون ہے؟ اب کہ اس کی بلاخر انسپیکٹر کو اس نے زحمت دے ہی دی، جو مسلسل کچھ کہنے کے لیے لب کھول رہا تھا اور بند کر رہا تھا۔ کالس کے سوال پر گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں آپ کو یہی بتانے والا تھا، مایا راج یہ لیڈی شیکھر ہے، ٹھاکر شیکھر راج کی بیوی۔ کارلس چونکا۔ یہ مایا فرنانڈس ہے؟ سب انسپیکٹر نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی، مایا فرنانڈس۔ کارلس پھر سے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ تیزی سے دوڑتی ہوئی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا ہیڈ راستے میں مٹی پر گر گیا تھا۔ یہ 1947 کی ایک تاریخ رات تھی۔ ہند عظیم اس وقت تاج برطانیہ کے تحت تھا، اور تاج برطانیہ جس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا، مگر ہندوستان پر تاریخ کی ہر رات اپنے پر پھیلا لیتی تھی۔ چاندنی میں ڈوبا اندھیرا بیلی راجپوتہ پر بھی اتر آتا تھا۔ بیلی راجپوتہ ہندوستان کا ایک چھوٹا سا گاؤں۔ انگریزی سرکار نے کئی برس اس کا نام بدل کر کچھ اور کر دیا تھا، مگر گاؤں والے آج بھی اسی کے برسوں پرانے نام سے ہی پکارتے تھے، جس میں یہاں کے سرکردہ خاندان کا ذکر آتا تھا، ہندو راجپوتوں کے خاندان کا، جو کئی برسوں سے اس گاؤں کے بے تاج بادشاہ تھے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ بیلی راجپوتہ دراصل اس ریاست کا حصہ تھا، جو کسی زمانے میں اس راجپوت خاندان کی ملکیت تھی، اور وہ یہاں کے حقیقتاً بادشاہ تھے۔ پھر جب ریاستیں بعد میں ٹوٹی تو یہ محض ایک گاؤں رہ گیا، مگر راجپوت آج بھی یہابھی یہاں کے مہاراجہ تھے، اور ان کی عورتیں خود کو مہارانیاں کہلوانا پسند کرتی تھیں۔ گاؤں کی آبادی میں ہندوؤں کا تناسب مسلمانوں کی نسبت کچھ فیصد زیادہ تھا، اور سوائے ایک مسلم خاندان کی جس کی مضبوط حیثیت کی وجہ دولت کی کثرت اور ملکی سیاست پر اثر رسوخ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا، ہندو راجپوت پورے گاؤں پر چھائے ہوئے تھے۔ گاؤں کے وسط میں راجپوتوں کی عظیم الشان حویلی تھی، جس کے میناروں کے کنگورے دور سے دکھتے تھے، مگر ہماری اس برسوں پرانی داستان کا مرکز راجپوتہ کی حویلی نہیں ہے، جو اس وقت سوگ میں ڈوبی تھی، بلکہ اسے کہیں دور کچا راستہ جو راجپوتوں کی زمین سے ہو کر مسلمانوں کے پرانے قبرستان کی طرف جاتا تھا۔ رات دوسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ گاؤں کے مکین جانے کب سے اپنے گھروں میں دب کے سو رہے تھے۔ سرما دم توڑ رہا تھا، بہار کی آمد تھی، فضا میں خنکی ابھی موجود تھی۔ اونچے بوڑھے درخت خاموشی سے شاخوں کا بوجھ لیے سو رہے تھے۔ کبھی کبھی ہوا کو کوئی تیز جھونکا تیزی سے چلتے ہوئے پتوں کو جھنجھوڑ دیتا۔ ان کی سنسناہٹ سے گاؤں میں اندھیرے میں ڈوبا گاؤں جیسے ہڑبڑا سا جاتا، مگر چند لمحوں بعد پھر وہی خاموشی چھا جاتی، اور آسمان پر بکھرے تارے اس کے گواہ بن جاتے۔ ایسے میں جب پورا بیلی راجپوتہ سو رہا تھا، مسلمانوں کے پرانے قبرستان میں کوئی جاگ رہا تھا۔ یہ قبرستان آبادی سے ہٹ کر گاؤں کے آخری سرے پر واقع تھا۔ یہ ایک دفعہ مکمل طور پہ آباد ہونے کے بعد کئی برس ہوئے اب کھنڈر بن چکا تھا۔ اب اس قبرستان میں کوئی مردے دفنانے نہیں آتا تھا، بلکہ اس کی جگہ ایک نئی قبرستان نے لے لی تھی، جو گاؤں کی دوسری طرف تھا۔ پرانی قبرستان کی چار دیواری کچی اور چھوٹی تھی۔ داخلے کے لیے نصب لکڑی کا خستہ دروازہ رات گئے بھی وہ کھلا رہتا تھا۔
चार दीवारी के एक कोने में बरगद का घना बूढ़ा दरख्त सर झुकाए खड़ा था। उसकी छाया तले कोई साया सा नजर आ रहा था। इसकी दरख्त की जानी कमर थी। अंधेरे में से कोई हेवेला सा दिखता, जिसने पाँव तक आता सिया चोगा पहन रखा था। सर पर चोगे के साथ नथी टोपी, हुड ऐसे लगी ले रखी थी कि चेहरा वाजे नहीं था। वो साया रुकू के बल झुका, मुसलसल एक ही जगह पर हाथ में पकड़ी कुदाल मार रहा था। वहाँ दो कब्रों के दरमियान एक गड्ढा सा खुद गया था और चोगा पोश की कुदाल उस गड्ढे को मजीद गहरा कर रही थी। दफ्तन भागते घोड़ों की टापों की आवाज़ ने बेली राजपूता की खामोश फिजा को लर्जा दिया। चोगा पोश ने चौंक कर कमर सीधी की। आवाज़ दूर खेतों से आ रही थी। उसने जल्दी से कुदाल उठाई और भाग कर दरख्त के तने की आड़ ले ली। दौड़ते कदमों की आवाज़ करीब आती जा रही थी। चोगा पोश ने सर उठाकर छोटी सी चार दीवारी से बाहर झांका। इसी लम्हे दूर खेतों से दो घोड़े बरक रफ्तारी से भागते हुए इसी दीवार की तरफ बढ़ रहे थे। शायद कोई मुसाफिर थे। चोगा पोश ने आहिस्ता से खड़े होकर जमीन पर से कुदाल उठाई। वापस आकर गड्ढे के किनारे पे लगी मिट्टी के ढेर को अंदर डालना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने ज़मीन बराबर कर दी। फिर कुदाल उठाकर धीरे धीरे चलते उसने बाहर की राह ली। फाटक पार करके उसने आहिस्तगी से उसे बंद किया। चूहे के हुड को दुरुस्त किया और इधर उधर मोहतात तरीके से देखते हुए अपने कदम उस कच्चे धूल मट्टी में गुम होते रास्ते की जानिब बढ़ा दिए। चंद लम्हों के बाद उसका स्याह वजूद बेली राजपूता के अंधेरे में गायब हो गया। वो इस कदावर आईने के सामने खड़ी बेतासुर नजरों से अपना अक्स देख रही थी। दराज कद, शानों पर गिरते सुनहरी बाल, उनके बीच फिसलती मोतियों की लड़ी, आंखों में गहरा काजल। आज उसने कोई जेवर नहीं पहन रखा था, बस सादा सी सफ़ेद साड़ी में मलबूस थी जिसका पल्लू फर्श को छू रहा था। वो आईने से एक तरफ हट गई। सामने वाली दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर आवेजा थी। वो 60-70 के सन का बूढ़ा था, मगर बारोब चेहरा, बड़ी बड़ी मूछें, दमकलत से चमकती आंखें, फहमो फराज से लबरेज अंग निगाहें। पगड़ी में मोतियों की लड़ियाँ थीं। माथे से ऐन ऊपर पगड़ी में छोटा सा मोरपंख था, जिसके साथ एक बहुत सा बड़ा सा हीरा जड़ा हुआ था। इस हीरे से फूटती शुआएं उसके चेहरे के रोबदाब में इजाफा कर रही थी। नीचे एक कोने में लिखा था, शबी हकीकी महाराजा बलदेव सिंह। और अब दूसरी दीवार पर मौजूद बड़े से रंगीन पोर्ट्रेट के सामने आ गई थी, जो एक स्याह सफ़ेद तस्वीर को सामने रखकर किसी माहिर मुसव्विर ने बनाया था। ये तस्वीर उसकी और शेखर की शादी से 3 माह कबल ली गई थी। तस्वीर में उसने सिर्फ साड़ी पहन रखी थी। सिंगार के नाम पर आंखों में गहरा काजल था, या लोगों पर लगी सफ लिपस्टिक, दाएं कलाई में सोने की चूड़ियाँ और बाएं में हीरे के 2 जड़ाऊ कंगन थे। उसके पहलू में सियाह 3 पीस सूट थे और सुर्ख बोर में मलबूस 37 साला शेखर मुस्कुरा रहा था। वो सांवली रंगत और मामूली नकूश का हामिल खूबसूरत शख्स था। उसकी बेतासुर निगाहें शेखर से हटकर अपनी सुर्ख साड़ी पर फैलती चली गई। ये साड़ी उसने शादी के बाद फिर कब पहनी थी? हाँ, 2.5 माह कबल अपनी सालगिरह की शाम में। उसने अपनी सुनहरी आंखें मूंद ली। जहन के पर्दों पर एक फिल्म सी चलने लगी। दिल्ली में मौजूद शेखर की इस आलीशान कोठी पर सालगिरह की तकरीब का एहतमाम किया गया था।